नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी योजना की शुरुआत। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की बीमा सखी योजना। पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना। राज्यसभा के सभापति ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में गतिरोध खत्म करने पर होगी बातचीत। आज भारी हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही हुई बाधित। पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। रचनात्मक रही बातचीत। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से कराया अवगत। और दिल्ली चुनाव में आपकी सियासी मजबूरी। मनीष सिसोदिया की जगह पटपड़गंज से अवध ओझा को दिया टिकट। जंगपुरा भेजे गए सिसोदिया। और आइए सबसे पहले हम आपको छत्तीसगढ़ की ओर लिए चलते हैं। किस तरह से वहां पर जो लाल आतंक है उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं वहां के खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर ओलंपिक वहां पर चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाके में इस खेल प्रतियोगिता से सरकार की कोशिश है कि युवा जंगल में नहीं बल्कि खेल के मैदान में अपना भविष्य तय करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर से यह खास रिपोर्ट देखिए। खेलों के माध्यम से संवर रहा है बस्तर। नक्सलवाद के खात्मे और युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। नक्सल प्रभावित बस्तर में हो रहा है बस्तर ओलंपिक। नक्सलगढ़ में बारूद पर भारी छत्तीसगढ़िया खिलाड़ी। युवा जंगल में नहीं खेल के मैदान में तय कर रहे हैं अपना भविष्य। बस्तर हमेशा से अपनी संस्कृति और अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। नक्सलवाद के चलते बस्तर सालों से विकास के लिए जूझ रहा है। माओवाद के चलते बस्तर के युवाओं की प्रतिभा निखर नहीं पाई। नक्सलवाद के खात्मे और युवाओं की प्रतिभा को सबके सामने लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक इसी कड़ी में उठाया गया अहम कदम है। बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे खिलाड़ियों को खेल के जरिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सुदूर गांव से आए युवा खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का लोहा इस मंच के जरिए मनवा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, तीरंदाजी, कराटे, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग और रस्साकशी जैसे खेलों को शामिल किया गया है। हमारे सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे कोच मिल रहे हैं, आजकल अच्छे निर्देशक मिल रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमें खेलने का बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी ऐसे ही होते रहेगा तो और अच्छा रहेगा। टूर्नामेंट होते रहना चाहिए। ओलंपिक जैसे हो रहा है तो ग्रामीण प्लेयर लोग भी उभरेंगे, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से माओवाद ने विकास को बाधित किया था। युवा वर्ग जो कभी लाल आतंक के प्रभाव से मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए थे, वे अब बस्तर ओलंपिक के माध्यम से खेलों की ओर रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई है। हम लोग बस्तर क्षेत्र के लोगों को, विशेषकर युवाओं को, और ये जो पंजीयन हुआ है 1,65,000 का, ये अपेक्षा से ज्यादा है। इस बात का परिणाम है कि उस क्षेत्र के लोग भी शांति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बस्तर ओलंपिक का आयोजन युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये न केवल राज्य के पारंपरिक खेलों को सहेजने और संवारने का माध्यम बना है, बल्कि युवाओं के भविष्य को गढ़ने में मददगार हो रहा है। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से माओवाद ने विकास को बाधित किया था। युवा वर्ग जो कभी माओवाद के प्रभाव से विकास की धारा से नहीं जुड़ पाए थे,
वे अब बस्तर ओलंपिक के माध्यम से खेलों की ओर रुख कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको लिए चलते हैं तथाकथित किसान आंदोलन की ओर। किस तरह से जो हरियाणा के किसान हैं उन्होंने पंजाब के किसानों को झटका दिया है। हरियाणा के किसानों का कहना है कि यदि पंजाब में किसानों की कोई समस्या है तो वो वहां के मुख्यमंत्री से बात करें, ना कि रास्ते रोकें, क्योंकि हरियाणा में तो सरकार 24 फसलों पर MSP दे रही है। वहीं हरियाणा के किसान संगठनों ने भी पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच से किनारा कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आंदोलन से हरियाणा के किसानों का किनारा। पंजाब बॉर्डर से सटे हरियाणा के गांवों के किसान नहीं शामिल होंगे दिल्ली कूच में। सोनीपत के 20 गांवों के सरपंच उतर आए दिल्ली कूच के विरोध में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में हरियाणा के नहीं बल्कि पंजाब के किसान। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के किसानों की 100% फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। हरियाणा के किसानों ने कहा, पंजाब में किसानों की कोई समस्या है तो पंजाब के मुख्यमंत्री से करें बात। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों से हरियाणा के किसान संगठनों ने किनारा कर लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि मांगों का समर्थन करते हैं लेकिन आंदोलन में साथ नहीं है। इधर सोनीपत में भी 20 गांवों के सरपंच दिल्ली कूच के विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि किसी भी हालत में किसानों को हरियाणा में टेंट नहीं लगाने देंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच तनातनी से हरियाणा सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई। इससे राहगीरों को परेशानी हुई। अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद होने से लोग परेशान रहे। हरियाणा के किसानों का कहना है कि यदि पंजाब में किसानों की कोई समस्या है तो वो वहां के मुख्यमंत्री से बात करें, ना कि रास्ते रोकें, क्योंकि हरियाणा में तो सरकार 24 फसलों पर MSP दे रही है। पंजाब के किसान आ रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे के अपनी मांग रख सकते हैं। हरियाणा की तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। हमारे यहाँ पे तो फसल सुरक्षा भी सरकार ने दी है। पंजाब के सभी किसानों को कि वो अपने सरकार से, पंजाब सरकार से अपनी डिमांड करें। हरियाणा के अंदर 24 MSP के ऊपर हरियाणा सरकार ने फसल खरीदी है। वहीं इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेटी बना दी है। अगर पंजाब के किसानों को कोई समस्या है, लोकतांत्रिक वे में मतलब अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपनी बात रखे, और निश्चित तौर से जब इस प्रकार से अपनी बात रखेंगे निश्चित तौर से उनकी बात भी मानी जाएगी। पंजाब के किसानों के आंदोलन की वजह से आज भी पंजाब की ओर से आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में राहगीरों का कहना है कि रास्ते बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत ज्यादा तंगी है और इसका कुछ न कुछ समाधान किया जाए। मैं पंजाब से आया। तो परेशानी तो बहुत बढ़ रही है। हमारी तो सरकार से प्रार्थना है कि यह रास्ता खुलवाए, जाम जो भी लगे हुए हैं। वहीं राई में सरपंचों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलनकारी अगर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्हें कुंडली में टेंट लगाकर बैठने नहीं दिया जाएगा और उनसे वापस लौटने का आग्रह किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। किसानों के नाम पर जमकर राजनीति भी हो रही है और पंजाब और हरियाणा की सरकारें एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। लेकिन मामला कुछ भी हो, आम इंसान को इससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अजीत द्विवेदी, शंभू बॉर्डर। और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में पंजाब हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि किसान आंदोलन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाया जाए। याचिका में शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। अदालत ने कहा कि वो पहले ही ऐसी याचिका पर सुनवाई करके अंतरिम आदेश दे चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को औचित्यहीन बताते हुए उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बंगाल की ओर। बंगाल में कानून और व्यवस्था का आलम यह है कि वहां पर एक और धमाका हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खैरतला गांव में अवैध देसी बम बनाने के दौरान हुए भयंकर विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घर की छत पूरी तरह से उड़ गई। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल में एक और अवैध बम धमाका, 3 की मौत।
मुर्शिदाबाद के भारत बांग्लादेश सीमा से सटे गांव में कल रात भयानक विस्फोट की तीव्रता के कारण पक्के मकान की छत उड़ी। विस्फोट मामून मुल्ला के घर पर हुआ। पुलिस ने देर रात मामून के अपने घर में बम बनाने की आशंका जताई। इससे पहले भी बंगाल के कई इलाकों में हो चुके हैं अवैध बम धमाके। अवैध बम बनाने और अवैध पटाखा फैक्ट्री का धड़ल्ले से होता है काम। अब तक हुई दर्जनों घटनाओं में हर बार बंगाल पुलिस जांच के नाम पर करती है सिर्फ खाना पूर्ति। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक होते रहते हैं विस्फोट। दत्तपुकुर में 2023 में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 8 लोगों की हुई थी मौत। पूर्व मेदिनीपुर में मई 2023 में अवैध विस्फोट, 9 लोगों की मौत। पुलिस की जांच और ममता सरकार के रवैये पर कई सवाल। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की इन अवैध धमाकों ने उड़ाई धज्जियां। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागरपाड़ा खैराताला इलाके में रविवार को देर रात बम धमाके हुए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट एक निजी आवास में अवैध रूप से बम बनाने के दौरान हुआ। घटना की जांच करने और आगे की अशांति को रोकने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामून मुल्ला के घर में देसी बम बनाए जा रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कल रात एक जोरदार धमाका सुना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि धमाका किस वजह से हुआ। इस घटना में मामून मुल्ला, सकीरुल सरकार और मुस्तकीन शेख की मौत हो गई है। धमाका इतना जोरदार था कि जिस घर में ये धमाका हुआ उसकी छत गिर गई। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में ऐसा हादसा हुआ है। बार बार हो रहे विस्फोट और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बेनतीजा रहने से पश्चिम बंगाल सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अभी हम दूसरे राज्यों की खबरों की ओर आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
याद रहे यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। इस तरह की वहाँ पर भीड़ आएगी, काफ़ी वहाँ पर तैयारियों की ज़रूरत है। पूरे 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पुख्ता तैयारी की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग देखभाल के लिए परेड ग्राउंड में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल तैयार कर रहा है, जहाँ एम्स और आर्मी के डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे। कुंभ मेले को पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। महाकुंभ के लिए जोरदार तैयारी। प्रयागराज में जुटेंगे 45 करोड़ श्रद्धालु। महाकुंभ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रतीक, राष्ट्रीय एकता की झांकी। महाकुंभ के लिए परेड ग्राउंड में बना 100 बेड का अस्पताल। मेले के दौरान 24 घंटे रहेगी डॉक्टरों की तैनाती। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ मेला। महाकुंभ 2025 मेले में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए ही मेले में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर संत महात्माओं के स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। परेड मैदान इलाके में 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें जितनी भी स्पेशलिटी है सारे स्पेशलाइज यहाँ की तैनात कर दी गई है। गायनिक हैं, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हड्डी के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ENT हैं और आई सर्जन यहाँ पे तैनाती के लिए लगभग जितनी भी स्पेशलिटी, सारी स्पेशलिटी की तैनाती की सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने 100 बेड के केंद्रीय अस्पताल को सेना और वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने मिलकर श्रद्धालुओं के जरूरत और सुविधा के अनुसार तैयार किया है, जहां पर इमरजेंसी के हालात में हर तरह की जरूरी दवाएं तक उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही जरूरी जांच से जुड़ी सभी जरूरी मशीनें इंस्टॉल कर ली गई हैं। केंद्रीय अस्पताल में महाकुंभ के दौरान यहाँ 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही यहाँ की OPD की क्षमता की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसी कारण इस अस्पताल में अनलिमिटेड OPD की क्षमता के हिसाब से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल में महिला पुरुष के साथ ही बच्चों के लिए भी अलग वार्ड बनाया गया है। हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर रूम भी बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में OPD के साथ ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG रूम को भी तैयार कर लिया गया है, जहां मरीज को यह सुविधा भी पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। महाकुंभ क्षेत्र में सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा अरेल और झूसी में भी 25-25 बेड के 2 अस्पताल बनेंगे। आर्मी द्वारा गवर्न किया जाएगा। इसमें इस बार खास ये किया गया है कि हमारे हर कॉर्नर पे कैमरे लगे हुए हैं। जो मरीज को किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो अलार्मिंग वहाँ सिग्नल देने लगेगा। उससे जितने भी डॉक्टर कनेक्ट हैं उनको पता चलेगा कि इस मरीज की इस तरह की दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कुंभ मेले को ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने का काम पहले से ही चल रहा है। गौरतलब है कि महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुरुआत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर और बात करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट का उद्देश्य राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के विकास के लिए नए अवसरों का निर्माण करना है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और कई प्रमुख उद्योगपति व निवेशक भी मौजूद रहे। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में हेरिटेज, फिल्म, इको, रूरल और बॉर्डर एरिया टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा और मजबूती मिलेगी। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बॉर्डर एरिया टूरिज्म,
इसे बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में आपका निवेश राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को ताकत देगा और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट को संबोधित करते हुए राइजिंग राजस्थान को विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में एक मील का पत्थर बताया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने समिट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो बिंदु उठाए गए हैं वो राज्य के लिए एक नई दिशा तय करेंगे। उन्होंने बताया कि समिट से निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे जो राजस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। जनता ने इतना बड़ा विश्वास हम पर जताया है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बदलें, हर हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है और उसको हम करके रहेंगे। पूरे विश्व भर से इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान आए हैं और सब लोग तैयार हैं कि राजस्थान में इन्वेस्ट करें। संभावनाएं बहुत सारी हैं, पोटेंशियल बहुत है राजस्थान में। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैं मानती हूँ राजस्थान नंबर 1 बन सकता है पूरे देश में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने वाले 32 देशों में से 17 भागीदार देशों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। समिट का उद्देश्य राजस्थान को एक निवेश हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके। ये समिट 3 दिन तक चलेगी और कई उद्योगों के प्रमुख प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में हो रहे इस वैश्विक समिट से राज्य के विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। एमओयू प्रस्ताव में सर्वाधिक राशि के साथ में ये समिट की गई है, जो कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू प्रस्ताव हैं। तो वहीं यह सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में किए गए हैं, जिन्हें कि आगामी 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतीय रेल का अहम योगदान है। चाहे माल ढुलाई हो या पर्यटकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, भारतीय रेल की राजस्थान के लिए खास योजना तैयार है। जयपुर में शुरू हुए राइजिंग राजस्थान समिट में डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से खास बातचीत की। मेरे साथ हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर श्री अमिताभ। आइए हम उससे बात करते हैं। अमिताभ जी, एक लैंड लॉक्ड स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा है, इसमें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रेलवेज की अहम भूमिका होती है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं में रेलवे की एक अहम भूमिका है। चाहे वो माइनिंग हो या टूरिज्म हो, हर प्रकार से रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ राजस्थान में नए ट्रैक का जो लेइंग हो रही है, चाहे वो नया ट्रैक हो, नई लाइन हो या डबलिंग हो, उसका एक बड़ा टारगेट है। बहुत सारी नई लाइंस का इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, उनकी फिजिबिलिटी देखी जा रही है। इसके अलावा स्टेशंस जो एक चेहरा होते हैं, शहर का चेहरा होते हैं, उन स्टेशंस पे बहुत विकास के कार्य चल रहे हैं। राजस्थान में करीब 85 स्टेशन हैं जिनके ऊपर रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। अगर हम बात करें नई ट्रेन की, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने लगी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने लगी है, जिससे कई इलाकों का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। वहीं गुलमर्ग में बीते रविवार को ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके कारण कल रात कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान गुलमर्ग रहा। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, गुलमर्ग में 0 से नीचे लुढ़का पारा। बर्फबारी के बाद झूमे सैलानी, पर्यटन स्थलों पर बढ़ी रौनक। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है और घाटी में पारा हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 9.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग में बर्फबारी के कारण कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान गुलमर्ग रहा है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे लुढ़क चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। वहीं घाटी में बर्फबारी का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं और पर्यटन स्थलों पर रौनक भी बढ़ गई है। डल लेक में वुड हाउस में रुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत फर्स्ट टाइम पे फीलिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ की। बहुत अच्छा जगह है, घूमने का बहुत अच्छा प्लेस है। हर लोग को यहाँ आना चाहिए। अच्छा लगा, एक्सपीरियंस हुआ एक अच्छा सा। इतना ठंड में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, यहाँ पर एक्सपीरियंस कर लिया है। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत। इट इज लाइक फैंटास्टिक। जो भी लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं वो बहुत बहुत देखने लायक है। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर हो रहे बर्फबारी के कारण स्थानीय लोग भी खुश हैं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी जता रहे हैं। हमारा टूरिस्ट से ही रोजगार चलता है। हमारा 100% जो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं हम यहाँ पे। चाहे होटल वाले हो, चाहे शिकारे वाले हो, चाहे हाउस बोट वाले हो, चाहे गाड़ी वाले हो, वो सब टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।